पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाह फैलने के बाद पाकिस्तान में संसद से सड़क तक बवाल मच गया। इमरान खान जैसे हैं और कैसे हैं, वो जिंदा हैं या फिर उनकी मौत हो गई, इन सवालों का जवाब जानने के लिए अडियाला जेल के बाहर उनके समर्थकों का हुजूम जुट गया। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री और इमरान खान की पार्टी के नेता सोहेल अफरीदी अडियाला जेल पहुंच गए। हालांकि उनके काफिले को पुलिस ने जेल पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इसके बाद सोहेल अफरीदी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए और वहां नारेबाजी शुरू कर दी। सबका जिगरी सबका यार, जल्दी नंबर 804, सबका जिगरी सबका यार, जल्दी नंबर 804। धरना प्रदर्शन के दौरान सोहेल अफरीदी अपने समर्थकों के बीच में बैठकर नारे लगाते रहे। काफी देर तक सड़क पर नारेबाजी और हंगामा होता रहा और उसकी वजह से अडियाला जेल के बाहर अफरा तफरी मची रही। इस दौरान पुलिस ने सड़क पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को समझाने की कोशिश की, लेकिन लाख समझाने के बाद भी सोहेल अफरीदी और उनके समर्थक अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठे लोगों ने इमरान खान से मिलने की इजाजत मांगी, क्योंकि दावा यह किया गया कि इमरान खान की तबीयत खराब है। और तो और एक रोज पहले ही अफगानिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि अडियाला जेल के भीतर ही इमरान खान की हत्या कर दी गई। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने इसे अफवाह बता दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर के फैलने के बाद अडियाला जेल के बाहर इमरान खान के समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और इसी वजह से रावलपिंडी शहर के हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन रावलपिंडी पुलिस की परेशानी तब बढ़ गई जब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी अपने समर्थकों के साथ अडियाला जेल के बाहर जम गए और उन्होंने एक बार फिर अडियाला जेल प्रशासन से इमरान खान से मिलने की मांग की, लेकिन उनकी लाख कोशिशों के बाद भी इमरान खान से उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इसी वजह से नाराज होकर सोहेल अफरीदी ने जेल के बाहर धरना शुरू कर दिया। बाद में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने ऐलान किया कि जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं होती तब तक वो वहां से नहीं जाएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर खबरें आई थी कि इमरान खान की अडियाला जेल में हत्या कर दी गई और उनके शव को गुपचुप तरीके से किसी और जगह शिफ्ट कर दिया गया। और इसी वजह से सोहेल अफरीदी इमरान खान से किसी भी कीमत पर मिलने की जिद पर अड़ गए। उन्होंने सड़क से हटने तक से मना कर दिया और तो और सड़क पर ही उन्होंने अपने समर्थकों के साथ नमाज तक पढ़ी। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वो 8वीं बार अडियाला जेल इमरान खान से मिलने पहुंचे, लेकिन हर बार उन्हें मिलने से रोक दिया गया। मैं आ रहा हूँ तकरीबन 8वीं दफा शराफत से आ रहा हूँ, यहाँ जो है आपसे बात करता हूँ, आराम से बैठ जाता हूँ, तो आप लोगों की भी एहसास करना चाहिए ना। सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान की सरकार और अडियाला जेल प्रशासन से इमरान खान की सेहत के बारे में जानकारी देने की अपील की, ताकि इमरान खान की पार्टी के नेताओं और उनके परिवार वालों के साथ पाकिस्तान की जनता को भी इस बात का पता चल सके कि इमरान खान अडियाला जेल में सुरक्षित है। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने दावा किया कि सोशल मीडिया पर चल रही इमरान खान की मौत की खबरों की वजह से पाकिस्तानी जनता बेहद परेशान है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर जल्द ही इमरान खान के सुरक्षित होने का पता नहीं चला तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। तमाम पाकिस्तानियों की टेंशन बढ़ा रही है और जब टेंशन बढ़ती है तो फिर जो है वो पूरी कौम सड़कों पर आएगी। मतलब इशारों में सोहेल अफरीदी ने यह साफ कर दिया कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो वहां हिंसा भड़कने में देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं और आरोप लगाया गया कि अडियाला जेल में बंद इमरान खान को उनके परिवार वालों से भी मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान की बहनों के मुताबिक कोर्ट का आदेश मिलने के बाद भी उन्हें मिलने की इजाजत नहीं दी गई और इसी वजह से इमरान खान के समर्थकों के साथ मिलकर उनकी बहनों ने अडियाला जेल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसी महीने की 18 तारीख को इमरान खान के समर्थकों के साथ उनकी तीनों बहनें अडियाला जेल के बाहर धरने पर बैठ गई थीं। इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि अडियाला जेल के बाहर उनसे मारपीट और बदतमीजी की गई थी। 25 नवंबर को भी अडियाला जेल के बाहर बवाल हुआ था। उस रोज भी पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों और उनकी बहनों को जेल के बाहर से खदेड़ दिया था। लेकिन इमरान खान के नाम पर हंगामा सिर्फ रावलपिंडी की अडियाला जेल के बाहर ही नहीं हुआ, बल्कि पाकिस्तान की संसद में भी इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेताओं ने नारेबाजी की, जिसके बाद पाकिस्तान में आंतरिक मामलों के मंत्री मोहम्मद तल्लाल बदर ने इमरान खान को पाकिस्तान की जेलों का सबसे वीआईपी कैदी बता दिया।
पाकिस्तान की तारीख का सबसे वीआईपी कैदी जो है ना वो इस वक्त है। पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की पार्टी पर बेवजह राजनीति करने का आरोप लगाया। सियासत में रहा कुछ नहीं, हर जगह से परफॉर्मेंस है कुछ नहीं। अब ड्रामा करने के लिए यही एक काम है, ये ड्रामे के लिए इन्होंने जेल रखी हुई है, वहाँ 4 लोग बैठ जाते हैं, वहाँ मीडिया को ड्रामा दिखाते हैं। पाकिस्तान की सरकार के मुताबिक इमरान खान के मामले में कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा रहा है और अगर इमरान खान का परिवार या उनकी पार्टी के नेता उनसे मिलना चाहते हैं तो उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पाकिस्तान की सरकार ने संसद में यह भी बताया कि इमरान खान को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और ऐसी सुविधाएं दी जा रही हैं जिनके बारे में सुनते ही कोई भी चौंक जाए। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक इमरान खान के पास अडियाला जेल में कुल 6 बैरक हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनके आसपास किसी सामान्य कैदी को भटकने तक की भी जरूरत न पड़े। इसके अलावा उनके पास कसरत करने की मशीनें यानी एक पूरा पर्सनल जिम है। सिर्फ इमरान खान के लिए जेल में एक बड़ी रसोई और रसोइया रखा गया है। हालांकि इन सारी सुविधाओं का अडियाला जेल में इंतजाम कोर्ट के आदेश पर किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की संसद में सरकार ने उन सारी सुविधाओं की लिस्ट सुना दी जो इमरान खान को अडियाला जेल में दी गई हैं। और इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान की पार्टी पर झूठी सहानुभूति बटोरने का आरोप भी लगाया। दावा किया गया कि इमरान खान की सेहत का भी जेल में खास ध्यान रखा जाता है। इसके लिए खास तौर पर जेल में देसी मुर्गे का इंतजाम किया जाता है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कोई कैदी उसके पास देसी मुर्गे, एक्सरसाइज मशीनें, अपना कुक, अपना डॉक्टर, अपना टीवी, अपना फिजियो। पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया कि इमरान खान की पार्टी विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी सियासी जमीन तलाशने में लगी है। इधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में इमरान नाम के युवक की लोगों ने बुरी तरह पिटाई कर दी। आरोप लगाया गया कि वो असली नाम छिपाकर हिंदू समुदाय की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका शोषण करता था। और इसका पता चलने के बाद एक लड़की के परिवार वालों ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। एक महिला उसे बालों से पकड़कर पीटने में जुट गई, जबकि एक बुजुर्ग ने उस पर चप्पलों की बारिश शुरू कर दी। मारपीट के बाद कुछ लोग उसे थाने ले जाने में जुट गए। तभी एक बार फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी गई। थोड़ी देर पहले जिस महिला ने उससे मारपीट की थी वही महिला एक बार फिर उस पर टूट पड़ी। आरोप लगाया गया कि वो युवक नाम बदलकर हिंदू समुदाय की लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता था। लेकिन उसे लोगों ने तब पकड़ लिया जब हरदोई की रहने वाली एक लड़की को वो शाहजहांपुर लेकर आया था। तभी उस नाबालिग लड़की के परिवार वाले भी वहां पहुंच गए और उसकी पिटाई कर दी। और लड़की के परिवार वालों के अलावा लोगों ने भी उस युवक पर अपना गुस्सा निकाला। दावा किया गया कि उस युवक के मोबाइल फोन में लड़कियों के कई अश्लील वीडियो मौजूद हैं। लोगों ने उस युवक को उस नाबालिग लड़की से भी पिटवाया जिसे वो हरदोई से लेकर शाहजहांपुर आया था। वो लड़की रोते हुए उस युवक को जूते से मारती नजर आई। कुछ लोग उस लड़की को मारने के लिए उकसाते भी रहे। मारना ऐसे लोगों की भीड़ के बीच वो दीवार के सहारे एक कोने में बैठा रहा। बीच बीच में लोग उसे मारते भी रहे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मारपीट कर रहे लोग उस युवक पर आग बबूला हो गए और उसे बुरी तरह पीटते रहे। कोई थप्पड़ चलाता रहा तो कोई उसे लातों से मारता नजर आया। देखकर ऐसा लगा जैसे मारपीट कर रहे लोग उसकी जान ही ले लेंगे। जिस लड़की को वो युवक शाहजहांपुर लेकर आया था उसी लड़की को लोगों की भीड़ बार बार बदला लेने के लिए भड़काती रही। तुम्हारी नंगी वीडियो बनाई है, उसका बदला तो ले, बाप की बदला ले ले, अपनी इज्जत का बदला ले ले, अपनी इज्जत का बदला ले ले। देख या वीडियो देख, अगर गुस्सा ना आए, वीडियो देख के गुस्सा आएगी, वीडियो देख गुस्सा आए देख वीडियो फिर बना एक नई वीडियो की। सर पे मार, मुंह पे मार, मुंह पे। इस दौरान वो युवक लोगों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लोगों से छोड़ देने की अपील भी करता रहा ताकि किसी भी तरह उसकी जान बच जाए। लेकिन लोगों पर उसके रोने और गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। मारपीट के दौरान लोगों ने उसका फोन भी छीन लिया क्योंकि दावा यह किया गया कि उसने अपने फोन में कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बना रखे थे। भीड़ में शामिल एक आदमी उससे गाली गलौज करता रहा। नंबर तुम्हें याद नहीं है? बीच बीच में वो आदमी उस युवक पर लात भी चलाता रहा। 50 लड़कियों से बात करता है, 50 लौंडियों के फोटो है इसके पास। देखो
युवक से की गई मारपीट की वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे लोगों को रोकने तक की कोशिश नहीं की। इसी वजह से काफी देर तक उस युवक की पिटाई होती रही, जबकि वो युवक बार बार मारपीट कर रहे लोगों से रहम की गुहार लगाता रहा, उनसे छोड़ देने की गुजारिश करता रहा, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। हमारे निकलते हैं हमारे गांव पर निकल नहीं पाऊंगी, पूरा गांव हमारे गांव से निकलता है। इसके 50 वीडियो है। लोगों ने आरोप लगाया कि इमरान नाम के उस युवक ने हिंदू समुदाय की लड़कियों को फंसाने के लिए अपना नाम मोहित रख रखा था। हालांकि बाद में पिटाई के बाद लोगों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में अरशद आबदी नाम के एक युवक पर आरोप लगा कि उसने भी हिंदू समुदाय की एक लड़की से नाम बदलकर दोस्ती की। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने हंगामा कर दिया। आरोप लगा कि उस युवक ने पहले नाम बदलकर दोस्ती की, फिर लड़की के साथ छेड़छाड़ की। और जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने उस लड़के को पकड़ लिया। इस दौरान पुलिस की टीम भी उनके साथ नजर आई। हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने दावा किया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि वो लड़का एक हिंदू लड़की को लेकर विदिशा के किसी वाटर पार्क गया था, जिसके बाद उन्होंने उन लोगों का पीछा किया और उस लड़के से उसका आधार कार्ड मांगा। जल्दी निकाल बेटा, आईडी बता। नाम पूछने पर वो बुरी तरह घबरा गया और माफी मांगता दिखा। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए और उन्होंने उस लड़के की पिटाई कर दी, क्योंकि पूछताछ के दौरान पता चला कि उस लड़के का असली नाम अरशद आबदी है, जबकि उसने हिंदू समुदाय की लड़की से दोस्ती करने के दौरान अपना नाम हर्षित तिवारी बताया था। जो लड़का था उसने अपना नाम बदलकर हर्षित तिवारी बताया और लड़की को फंसाया। इसके अलावा फिर उसको ब्लैकमेल किया। पुलिस के मुताबिक लड़की ने आरोप लगाया कि उस लड़के ने उसकी निजी तस्वीर और वीडियो के जरिए उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। उसका ऐसा आरोप था कि ये लड़के ने पहले कहीं मिलके और दोस्ती करने का प्रयास किया, उसके बाद फिर उसके साथ छेड़छाड़ करी। हालांकि लड़की के बयान के बाद पुलिस ने उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। बताया गया कि कार चला रहे व्यक्ति नशे की हालत में थे, इसी वजह से वो अपनी कार पर नियंत्रण खो बैठे और उनकी कार सड़क किनारे बने तालाब में गिर गई। वो कार बहती हुई तालाब के बीचों बीच अटक गई। इस दौरान कार का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में डूबा नजर आया। कार चला रहे व्यक्ति खिड़की से अपना हाथ निकालकर मदद मांगते दिखे। डरा देने वाला हादसा पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र के गोहनिया चौराहे के पास हुआ। उस कार को तालाब में तैरता देखकर सड़क पर भीड़ लग गई। कार में बैठे व्यक्ति के लिए उससे बाहर निकल पाना मुश्किल हो गया। हालांकि वहां से गुजर रहे एक व्यक्ति कार के ड्राइवर को बचाने के लिए तालाब में कूद पड़े। हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और पुलिस के साथ दमकल विभाग की टीम भी कार को बाहर निकालने में जुट गई। इस दौरान लोगों ने उस तालाब के किनारे बाउंड्री बनाने की मांग की ताकि कोई और व्यक्ति हादसे का शिकार न हो। अब तक इस तालाब में करीब आज 13 लोग गिर चुके हैं और 11 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच उस कार को किसी तरह किनारे पर लाया गया और उसमें रस्सी बांधकर उसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि जो कार तालाब में गिरी उसमें ड्राइवर के सिवा कोई और मौजूद नहीं था और समय रहते ड्राइवर को अस्पताल भेज दिया गया, जिससे उनकी जान बच पाई। उधर मध्य प्रदेश के खंडवा में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने सड़क का निर्माण करवा रहे एक चीफ इंजीनियर को चेतावनी दी। खंडवा में 115 करोड़ की लागत से बन रही उस सड़क और एक पुल का भूमि पूजन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान राकेश सिंह मंच से भाषण दे रहे थे और इसी भाषण के दौरान उन्होंने चीफ इंजीनियर को चेतावनी दी कि सड़क की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जनता क्यों नहीं चिंता क्यों करे भाई, चीफ इंजीनियर कहां पर है? भरत जी, ये जो सड़क बनने जा रही है ये बता के रखिए ठेकेदार को, अगर सड़क की गुणवत्ता से कोई समझौता हुआ तो ब्लैक लिस्टेड कर दूंगा, पूरा पैसा भी उनका रोक दिया जाएगा। कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर सड़क निर्माण को लेकर कोई भी शिकायत मिली तो तुरंत जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अपने भाषण में पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने लोकपथ ऐप का भी जिक्र किया। ये ऐप मध्य प्रदेश सरकार ने ही लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए लोग सड़क पर गड्ढों समेत दूसरी परेशानियों की भी शिकायत कर सकते हैं। और पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने चेतावनी दी कि अगर गड्ढा भरने की शिकायत पर 4 दिन में काम नहीं किया गया तो इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले हमने 7 दिन की समय सीमा रखी थी भाइयों और बहनों, अब 4 दिन की समय सीमा रखी है।
4 दिन में उस गड्ढे को इंजीनियर को भरना पड़ेगा और भरने के बाद उसकी फोटो उसी ऐप में डालना पड़ेगी कि हमने गड्ढा भर दिया है। और अगर वो गड्ढा भर के फोटो नहीं डालेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि सड़क बनाने के रास्ते में अगर 1 मीटर से ज्यादा लंबे व्यास का पेड़ आएगा तो उसे काटा नहीं जाएगा बल्कि शिफ्ट किया जाएगा। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया में एक शादी समारोह के दौरान स्टेज के टूटने से बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा समेत कई लोग नीचे गिर गए। घटना बलिया के रामलीला मैदान में हुई, जहां इस समारोह का आयोजन किया गया। उस वक्त स्टेज पर दूल्हा दुल्हन बैठे हुए थे और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा समेत कई लोग पहुंचे। वो लोग जैसे ही दूल्हा दुल्हन के पीछे जाकर फोटो खिंचवाने के लिए खड़े हुए, उसी वक्त स्टेज टूट गया। स्टेज के टूटते ही दूल्हा और दुल्हन समेत वहां खड़े सभी लोग नीचे गिर गए। ये इतनी तेजी से हुआ कि किसी को भी संभलने का मौका नहीं मिल पाया। वो लोग एक दूसरे पर इस तरीके से गिरे कि कई लोगों को चोटें आईं। एक व्यक्ति का तो पैर ही टूट गया। उधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में अंतिम संस्कार के दौरान अर्थी पर शव की जगह पुतला निकलने पर हंगामा खड़ा हो गया। जानकारी के मुताबिक 4 लोग दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट शमशान घाट आए और एक पुतले का अंतिम संस्कार करने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते वहां मौजूद लोगों को इसका पता चल गया। उन लोगों ने जब उस अर्थी पर ढका कफन हटाया तो वहां शव की जगह एक पुतला रखा नजर आया। ये देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 2 लोग भाग गए शायद और 2 को पुलिस ले गई है। जानकारी के मुताबिक उन लोगों की गाड़ी से 2 और पुतले बरामद किए गए। आशंका जताई गई कि फर्जी तरीके से इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए उन लोगों ने ये साजिश रची। लेकिन इससे पहले कि वो उस पुतले का अंतिम संस्कार कर पाते, वहां मौजूद लोगों को इसके बारे में पता चल गया। उन लोगों के मुताबिक वो चारों एक गाड़ी से वहां आए और बताया कि वो किसी जानने वाले का अंतिम संस्कार करना चाहते थे और दावा किया गया कि उन्होंने अंतिम संस्कार करने के लिए पूरी तैयारी भी कर ली। उन्होंने चिता सजाई, लकड़ियां रखी और पुतले को डालकर आग लगाने की कोशिश में लग गए। लेकिन ऐन वक्त पर वहां मौजूद लोगों को उन पर शक हुआ और उन्होंने कफन हटाकर देख लिया। उन्होंने यहाँ अंतिम संस्कार के लिए और 2 नंबर में सर्टिफिकेट बनवाना चाहते थे। वो पुलिस ने वहां पहुंचकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उस पुतले का अंतिम संस्कार करने के पीछे की साजिश का पता लगाने में जुट गई। इधर चलती ट्रेन में मैगी बनाने वाली एक महिला के खिलाफ रेलवे ने केस दर्ज करवा दिया। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड की एक महिला अपने परिवार के साथ ट्रेन में सफर कर रही थी और उत्तराखंड के हरिद्वार से पुणे जा रही थी और इस दौरान वो ट्रेन में इलेक्ट्रिक केटल में मैगी बनाती दिखाई दी थी। इलेक्ट्रिक केटल का इस्तेमाल पानी गर्म करने के लिए किया जाता है, लेकिन वो महिला उसमें मैगी बना रही थी। उन्होंने उस इलेक्ट्रिक केटल का प्लग फोन चार्ज करने वाले सॉकेट में लगाया हुआ था। उन्होंने ट्रेन में मैगी बनाते हुए अपना एक वीडियो भी बनवाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद रेलवे ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया। क्योंकि ट्रेन में इलेक्ट्रिक केटल, हीटर या इंडक्शन जैसे खाना बनाने वाले उपकरणों के इस्तेमाल करने पर रोक है, लेकिन इसके बावजूद वो महिला ट्रेन में मैगी बना रही थी और इसीलिए रेलवे विभाग के कुछ अधिकारी पिंपरी चिंचवड में रहने वाली महिला के घर पहुंच गए। दावा किया गया कि ट्रेन में मैगी बनाने वाली महिला ने लिखित में माफी मांगी और भरोसा दिया कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगी। रेलवे विभाग के अधिकारी के मुताबिक महिला ने बताया कि उन्होंने मजाक में वो वीडियो बनाया था। उन्हें नहीं पता था कि इससे कोई खतरा हो सकता है। ट्रेन में इलेक्ट्रिक केटल जैसे उपकरणों से ट्रेन में आग लगने का खतरा होता है, इसीलिए ट्रेन में इनके इस्तेमाल पर रोक है। उधर उत्तर प्रदेश के वृंदावन में शराब की दुकानें बंद करवाने के मुद्दे पर मचे बवाल के बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दक्ष चौधरी नाम के उस व्यक्ति का समर्थन किया जिन्होंने वृंदावन में शराब की दुकानों को जबरन बंद करवाने के आरोप में जिनको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कथा करते हुए बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनकी तारीफ की। अभी एक बालक बहुत जूझ रहा है, दक्ष चौधरी बहुत लड़ रहा, गौ माता के लिए, हिंदुत्व के लिए, ब्रज क्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने के लिए। कुछ दिन पहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो सनातन पदयात्रा निकाली थी, उसमें भी उन्होंने वृंदावन समेत तमाम धार्मिक शहरों में शराब और मीट की दुकानें बंद कराए जाने की अपील की थी। और उसी के बाद वो दक्ष चौधरी अपने कुछ साथियों को लेकर वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के परिक्रमा मार्ग पर मौजूद शराब की दुकानों को बंद करवाने पहुंच गए थे। उन्होंने वहां मौजूद शराब की दुकानों को जबरन बंद करवा दिया था और इसी बात पर बवाल मच गया था।
दक्ष चौधरी और उनके साथियों पर यह आरोप लगे थे कि उन्होंने लोगों को डरा धमकाकर शराब के उन ठेकों के शटर गिरवा दिए थे। इसके बाद पुलिस ने भी इस मामले में एक्शन ले लिया था। शराब की दुकानों को जबरन बंद करवाने के आरोप लगने के बाद दक्ष चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उनका समर्थन करके इस मामले को एक बार फिर गरमा दिया। उन्होंने बाकायदा मंच से दक्ष चौधरी का नाम लेकर उनकी तारीफ की और हिंदू समुदाय के लोगों से यह अपील भी की कि वो दक्ष चौधरी जैसे उन लोगों का साथ दें जो सनातन की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप यदि हिंदुत्व के लिए लड़ नहीं सकते तो जो लड़ रहे हो उनके साथ खड़े हो जाइए। हालांकि उन्होंने दक्ष चौधरी के दुकानों को जबरन बंद करवाने की बात का समर्थन नहीं किया। वो ये नसीहत देते नजर आए कि युवाओं को जोश में होश नहीं खोना चाहिए। इधर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार हुए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती को जमानत मिल गई। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांग ली। शादाब जकाती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था और आरोप लगा था कि उस वीडियो में शादाब जकाती ने महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शादाब जकाती को गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर बाद उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद उन्होंने अपने वीडियो के लिए माफी मांगी। मैंने बहुत सोच समझ के वो वीडियो डाल ली, लेकिन बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया। अगर जो किसी भी ग्रुप भी मेरी इस वीडियो से नुकसान हुआ है या उनका दिल दुखा है या परेशानी हुई है तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। शादाब जकाती के खिलाफ बीजेपी नेता राहुल ठाकुर ने शिकायत दर्ज करवाई थी। बाद में राष्ट्रीय बाल आयोग ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज करवा दी थी और इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। शादाब जकाती अपने नए वीडियो की वजह से विवादों में गिर गए। आरोप लगा कि शादाब ने नए वीडियो के जरिए महिलाओं का अपमान किया और इसीलिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी गई। बीजेपी नेता राहुल ठाकुर ने आरोप लगाया कि शादाब ने महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी की थी। ला पैसे दे दे। अंकल पैसे मेरी मम्मी दे देंगी। तेरी मम्मी देगी? हाँ। जब ये इतनी खूबसूरत है तो उसकी मम्मी कितनी खूबसूरत होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर शादाब पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो लखनऊ कूच करेंगे। अगर ये 15 दिन में कार्रवाई नहीं होती तो मैं मजबूरन लखनऊ पैदल कूच करूंगा। बीजेपी नेता ने शादाब पर पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई करने की मांग की। उधर बिहार के सिवान में दिन दहाड़े हुई लूट और फायरिंग से लोगों के बीच दहशत मच गई। वहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर 4 से 5 बदमाश गहनों की एक दुकान में घुसे और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। लेकिन भागने से पहले वो उस दुकान के बाहर सरेआम फायरिंग करते नजर आए। सिवान का रघुनाथपुर इलाका फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। वहां गहनों की दुकान से बाहर निकलते ही उनमें 2 बदमाशों ने गोली चला दी। इसके बाद उनके साथियों ने अपनी मोटरसाइकिलें स्टार्ट की और भाग निकले। इस दौरान उनमें एक बदमाश के हाथ में एक बोरी नजर आई। वहां उन बदमाशों को पकड़ने के लिए कुछ लोगों ने उनके पीछे दौड़ लगा दी और उन्होंने उन पर पत्थर भी फेंके। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सामूहिक विवाह के दौरान लोगों ने खाने पीने का सामान लूट लिया। वहां 300 से ज्यादा जोड़ों की शादी के लिए बड़ा आयोजन किया गया। उनके साथ आयोजन में पहुंचे लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। लेकिन सामूहिक विवाह के दौरान खाने पीने के लिए लूट मच गई। वहां मौजूद लोग कई पेटियों को खोलकर चिप्स के पैकेटों को लूटते नजर आए। वो लोग चिप्स के पैकेटों को एक दूसरे के ऊपर फेंकते भी दिखाई दिए। उनमें कुछ लोगों ने तो पूरी पेटी ही अपने सिर पर उठा ली और वहां से दौड़कर भागते दिखे। लेकिन सिर्फ चिप्स के पैकेट ही नहीं बल्कि खाने पीने की दूसरी चीजों को भी छीनने की होड़ मच गई। वहां टेबल पर रखे एक बड़े बर्तन में कई लोगों ने एक साथ हाथ डाला और उन्होंने अपने दोनों हाथों में भरकर पकौड़े उठा लिए। लेकिन खाने पीने की चीजें लूटने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ और इस दौरान लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और कुछ देर में तो चाउमीन के लिए लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। वो बर्तन से पूरी प्लेट भरकर चाउमीन उठाते नजर आए। हमीरपुर के ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज के मैदान पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 300 से ज्यादा जोड़ों की शादी करवाई गई। वहां उनके और उनके साथ आए लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। इसी बीच वहां मौजूद लोगों में खाने पीने की चीजें लेने के लिए लूट मच गई और हालात इतने बिगड़ गए कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते भी नजर आए। उधर वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में दाखिले के विवाद को लेकर कई हिंदूवादी संगठनों के बाद शिवसेना ने भी विरोध शुरू कर दिया। वहां एमबीबीएस के पहले बैच के लिए 50 में 42 सीटों पर मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला मिला और इसके खिलाफ कई हिंदूवादी संगठन एकजुट हो गए और मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले के विरोध में पिछले कई दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं।
जम्मू में प्रदर्शन के बीच बड़ी संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ताओं का भी गुस्सा फूट पड़ा। वो कार्यकर्ता अपने हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर नारेबाजी करते नजर आए। लगातार इनका प्रदर्शन जारी है और ये इनकी मांग लगातार यही है कि एमबीबीएस की जो लिस्ट है उसकी साजिश का पर्दाफाश हो। तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर कई हिंदू संगठन जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। कटरा में मौजूद वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज श्राइन बोर्ड को मिले फंड की मदद से चलता है, इसलिए वहां मुस्लिम समुदाय के छात्रों के दाखिले पर हंगामा मचा हुआ। और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जानबूझकर हिंदू समुदाय के छात्रों का दाखिला श्रीनगर में मौजूद मेडिकल कॉलेज में कराया गया और इस मामले में उन्होंने साजिश करने का आरोप लगा दिया। तो फिर हिंदुओं को श्रीनगर भेजना और मुसलमानों को धार्मिकता के आधार पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर भेजना। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मांग रखी कि वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सिर्फ हिंदू समुदाय के छात्रों को ही दाखिला मिलना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु वैष्णो देवी मंदिर में दान करते हैं और श्राइन बोर्ड दान में मिली रकम से ही वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज को चलाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के छात्रों को दाखिला देकर हिंदू समुदाय की आस्था पर चोट पहुंचाई गई। मैं मांग करना चाहता हूं जी, ये बहुत बड़ी साजिश है। एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन लोगों को पकड़ करके अंदर करना चाहिए। वहां शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सरकार से जांच कर जल्द कड़ी कार्रवाई करने की मांग की और मांगे पूरी न होने पर साल 2008 जैसा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। साल 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया था और साल 2008 में अमरनाथ जमीन विवाद को लेकर हुए आंदोलन में सक्रिय रहे संगठनों ने भी इस मामले में मोर्चा खोल दिया, जबकि इससे पहले कई हिंदूवादी संगठनों ने मिलकर श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति भी बनाई और वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव की मांग की। वहीं इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हिंदूवादी संगठनों को निशाने पर ले लिया। अब अगर आप चाहते हो कि इसमें मुसलमान ना पढ़ें, ठीक है ना, अब नहीं पढ़ेंगे हम, आप करिए इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है इसको डिक्लेयर करिए। बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पलटवार किया। बीजेपी नेताओं ने उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 पास कराने के दौरान हिंदू समुदाय की आस्था का ध्यान नहीं रखा गया था और इसके लिए उन्होंने उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिम्मेदार ठहरा दिया, क्योंकि साल 1999 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी और उस वक्त जम्मू कश्मीर सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 पास किया था। इसी एक्ट के तहत पिछले साल कटरा में वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज खोला गया। बड़ी चतुराई से इस एक्ट को उन्होंने पास किया। उस एक्ट में इन्होंने कहीं पे भी उस आस्था को स्थान नहीं दिया। बीजेपी के नेता सुनील शर्मा ने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान नहीं किया और न ही उनके लिए वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में कोई विशेष कोटा रखा गया। उधर मध्य प्रदेश के भोपाल में यूथ कांग्रेस ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ कूच किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी, लेकिन गुस्साए कार्यकर्ता बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की। इसे देखते हुए पुलिस ने अनाउंसमेंट की और कार्यकर्ताओं को नीचे उतरने की चेतावनी दी, लेकिन गुस्साए कार्यकर्ता नीचे नहीं उतरे। उल्टा उन्होंने बैरिकेडिंग को लांघकर आगे बढ़ने की कोशिश की। ये देखकर पुलिस ने उन कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार कर दी और इसकी वजह से वहां हालात बेकाबू हो गए। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग से उतरने को तैयार ही नहीं हुए, वो वहीं खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और इसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसा दी। पुलिस की लाठियों से बचने के लिए कार्यकर्ताओं ने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वहां भगदड़ जैसे हालात हो गए। इस दौरान भी पुलिस वहां लगातार अनाउंसमेंट करती रही। आपकी गिरफ्तारी के लिए बसें लग चुकी हैं, बस में जाइए। इसके बाद पुलिस हंगामा कर रहे कई कार्यकर्ताओं को बस में बैठाकर पुलिस थाने लेकर जा रही थी, लेकिन इस दौरान भी उन कार्यकर्ताओं की नारेबाजी जारी रही। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट चोरी और वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद पुलिस और वो कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और उनके बीच धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद वहां हालात और बिगड़ गए। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि सड़क से संसद तक उनकी लड़ाई जारी रहेगी। सड़क हो, संसद हो, हर जगह यूथ कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी। ये प्रदर्शन यूथ कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया की अगुवाई में किया गया।
पुलिस के मुताबिक उन्हें एक सीमित जगह तक मार्च निकालने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर चुनाव आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इधर उत्तर प्रदेश के इटावा में रोडवेज विभाग में सफाई के काम से जुड़े टेंडर को लेकर कुछ ठेकेदारों ने हंगामा कर दिया। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी का आरोप लगाया। दावा किया गया कि विभाग के रीजनल मैनेजर ने अपने करीबियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की और इस मुद्दे पर भड़के कुछ ठेकेदार सीधा रोडवेज विभाग के रीजनल मैनेजर के दफ्तर में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अधिकारी के सामने ही टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए। एक व्यक्ति बोल रहा है कि ट्रांसपेरेंसी है और कोई नहीं बोल रहा है। किसी को आप बताओ, दिक्कत हो रहा है? सामने बैठे हैं आपके। हालांकि वहां बैठे लोगों ने विरोध कर रहे ठेकेदारों के आरोपों से इनकार कर दिया, लेकिन उन ठेकेदारों ने दावा किया कि दफ्तर में पहले से बैठे वो लोग अधिकारी के करीबी हैं और दावा किया गया कि इसी वजह से उन लोगों को सफाई का टेंडर मिल गया। हंगामा कर रहे ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि टेंडर के लिए उनके आवेदनों को देखा तक नहीं गया और उन ठेकेदारों ने दावा किया कि प्रक्रिया पूरी किए बिना ही अधिकारी ने अपने करीबियों को टेंडर दे दिया। उन्होंने अधिकारी पर रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया। पैसे दिए सबको, इसलिए सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड बात ये है। इस बीच आपत्ति जता रहे ठेकेदारों की नजर वहां बैठे उन लोगों पर पड़ी जो रोडवेज विभाग के ही कर्मचारी बताए गए। दावा किया गया कि उन्होंने भी टेंडर भरा था। बाद में ठेकेदारों ने नियमों का हवाला दिया कि विभाग के कर्मचारी होने की वजह से वो लोग इस प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकते और इसके बाद तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने रोडवेज के उन कर्मचारियों को वहां से हटाए जाने की मांग कर दी, लेकिन वो लोग वहां से टस से मस नहीं हुए। इसके बाद उन ठेकेदारों ने रीजनल मैनेजर के सामने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोडवेज के एम्प्लॉय नहीं डाल सकते, टेंडर ही बैठे हुए हैं यहाँ पे। हंगामा बढ़ने पर कुछ और लोग जो बाहर खड़े थे वो भी अंदर आ गए। उन्होंने भी आपत्ति जता रहे ठेकेदारों का साथ दिया। ये देखकर ठेकेदारों ने अपनी आवाज और ऊंची कर दी। लात मारो में से टेंडर, तो फिर जाइए, फिर बाहर टेंडर तरीका गलत है, तो उनसे बात करिए। हंगामे के दौरान रोडवेज विभाग के रीजनल मैनेजर एसके नागर सभी को शांत कराते रहे, लेकिन किसी पर भी उनकी बातों का असर नहीं हुआ और ठेकेदारों के गुस्से को देखते हुए रीजनल मैनेजर के दफ्तर में पहले से बैठे वो लोग शांत हो गए। हालात बिगड़ते देख वहां बैठे एक बुजुर्ग ने उन ठेकेदारों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ठेकेदारों ने एक बार फिर अधिकारी के सामने ही पूरी टेंडर प्रक्रिया पर उंगली उठा दी। इस बीच बाहर खड़े कुछ लोगों ने भी रोडवेज विभाग के रीजनल मैनेजर का विरोध शुरू कर दिया। ट्रांसफर होना चाहिए, नौकरी खत्म होनी चाहिए, ऐसे लोगों की धांधली करते हैं। हंगामा बढ़ने पर रीजनल मैनेजर खुद बीच बचाव में जुट गए। उन्होंने सब लोगों से अपील की कि वो शांत हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद हंगामा खत्म नहीं हुआ। रोडवेज विभाग में सफाई के लिए निकले टेंडर को लेकर ठेकेदार किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हुए और भारी बवाल को देखते हुए विभाग के रीजनल मैनेजर ने टेंडर रद्द किए जाने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही अधिकारी ने भरोसा दिया कि टेंडर भरने की प्रक्रिया दोबारा से शुरू की जाएगी और इसके लिए अगली तारीख का ऐलान जल्द होगा, लेकिन ठेकेदार उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने पूरे मामले की शिकायत जिले के डीएम से कर दी। उधर हांगकांग की रिहायशी इमारतों में लगी आग 24 घंटे बाद भी पूरी तरह बुझाई नहीं जा सकी। खबर है कि इस भयंकर आग में झुलसने से 65 लोगों की जान चली गई। यही नहीं, करीब 300 लोगों के बारे में तो कुछ पता ही नहीं चल पाया, क्योंकि जिन रिहायशी इमारतों में आग लगी उनमें करीब 2000 परिवार रहते थे। हांगकांग के ताइपो इलाके से आई तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल उठा, क्योंकि वहां एक ही हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की 8 इमारतों में 7 इमारतें आग की खौफनाक लपटों से घिर गईं। उन गगनचुंबी इमारतों के हर हिस्से से लपटें उठती दिखी। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा शहर ही जल उठा हो। इस भीषण आग को बुझाने के लिए हांगकांग के प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों और सैकड़ों कर्मचारियों ने जी जान लगा दिया, लेकिन 24 घंटे बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि वक्त बीतने के साथ इमारतों की आग लगातार विकराल होती चली गई और ऐसे में उस पर काबू पाने की कोशिशें दम तोड़ती नजर आईं। उन इमारतों में लगी आग की तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो किसी फिल्म का हिस्सा हो, क्योंकि आसमान छूती वो इमारतें पूरी तरह लपटों की जद में आ गईं। भीषण आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के 800 से ज्यादा कर्मचारियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। पानी की बौछार करने के लिए फायर ब्रिगेड की करीब 150 गाड़ियां बुला ली गईं। इसके अलावा 60 एम्बुलेंस भी घटना वाली जगह तैनात कर दी गई, ताकि इमारतों में फंसे जिन लोगों को निकाला जाए उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचा दिया जाए।
और उनकी जान बचाई जा सके। हांगकांग की आग ने 65 जिंदगियों को निगल लिया और कई लोगों के इमारतों में फंसे होने की भी आशंका जताई गई। राहत बचाव टीमों ने उनकी तलाश तेज कर दी। इस बीच कई घंटों की मशक्कत के बाद 7 इमारतों में 4 की आग बुझा ली गई, लेकिन 3 इमारतों में आग बेकाबू ही नजर आई। उनकी खिड़कियों से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। बताया गया कि जो इमारतें आग की चपेट में आईं उनमें करीब 4800 लोग रहते थे। हालांकि आग भड़कते ही ज्यादातर लोग जान बचाकर भाग निकले थे, लेकिन जो लोग अंदर फंस गए उनकी जान पर बनाई, क्योंकि वहां लगी आग अपने सामने आने वाली हर चीज को निगलने पर आमादा दिखी और उस पर काबू पाने में प्रशासन की हालत खराब हो गई। हांगकांग के जिस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी उसे 1980 के दशक में बनाया गया था और आग तब भड़की जब वहां मरम्मत का काम चल रहा था। बताया गया कि मरम्मत के लिए बांस के कई मचान लगाए गए थे और एक मचान में आग लगने के बाद वो फैलती ही चली गई। दावा है कि तेज हवाओं ने आग को भड़काने का काम किया और देखते ही देखते उसने आसपास की इमारतों को भी अपनी जद में ले लिया। यह आग हांगकांग के ताइपो इलाके में मौजूद हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की इमारतों में लगी। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की जांच भी शुरू कर दी गई। खबर है कि हांगकांग की पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। आरोप है उन लोगों की लापरवाही की वजह से ही इतनी भयंकर आग लगी। इधर दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी मॉड्यूल की जांच कर रही एनआईए ने डॉक्टर मुजम्मिल के 2 और ठिकानों को पता लगाने का दावा किया। डॉक्टर मुजम्मिल वही हैं जिसे पुलिस ने दिल्ली में हुए आतंकी हमले से कुछ रोज पहले फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया था और फिर उसके 2 ठिकानों से करीब 3000 किलो विस्फोटक बरामद किया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल का एक ठिकाना फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव में था, जबकि दूसरा ठिकाना धौज गांव में था। उससे पूछताछ में पता चला कि उसने फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में भी एक घर किराए पर लिया था। मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये जमालपुर खोरी के पूर्व सरपंच जुम्मा खां का ये मकान है। गांव के पूर्व सरपंच का ये मकान सड़क के किनारे है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस मकान की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। मतलब फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव और धौज गांव के अलावा खोरी जमालपुर गांव में भी डॉक्टर मुजम्मिल ने आतंकी मंसूबों को पूरा करने के लिए अपना ठिकाना बना रखा था। और जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने गांव के पूर्व सरपंच जुम्मा खान का मकान 8000 रुपए किराए पर लिया था। सूत्रों ने दावा किया कि उसने 3 बेडरूम, किचन और हॉल वाला मकान ये कहकर किराए पर लिया था कि वो कश्मीरी फलों का कारोबार करेगा। 3 महीने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 बेडरूम और किचन का एक जो घर था वो किराए पर लिया था और ये कहा था कि वो यहाँ पर फल का व्यापार करेगा। जांच के दौरान ये बात सामने आई कि डॉक्टर मुजम्मिल अप्रैल 2025 से जुलाई 2025 तक उस मकान में रहा था। बाद में उसने ये कहकर मकान खाली कर दिया था कि वहाँ गर्मी ज्यादा है। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल का प्लान कारोबार की आड़ में विस्फोटक को मकान में छिपाना था, लेकिन जब उसका ये मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसने मकान को खाली कर दिया था। और सूत्रों के मुताबिक कुछ रोज पहले एनआईए की टीम डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर फरीदाबाद के खोरी जमालपुर गांव में पहुंची थी। एनआईए उसे उस मकान में भी ले गई थी जिसे उसने किराए पर लिया था। दावा किया गया कि मकान मालिक जुमा खान ने डॉक्टर मुजम्मिल को पहचान लिया था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल के साथ एक महिला कई बार उस मकान पर आई थी। बाद में पता चला कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर शाहीन थी। ये भी जानकारी जुम्मा खान ने एनआईए को दी है कि शाहीन सईद के साथ कई बार डॉक्टर मुजम्मिल इस घर पर आया करता था। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल ने मकान मालिक को यह बताया था कि डॉक्टर शाहीन उसकी रिश्तेदार है। और मकान मालिक जुम्मा खान ने एनआईए को बताया कि भतीजे के इलाज के दौरान अल फलाह अस्पताल में डॉक्टर मुजम्मिल से वो पहली बार मिले थे। जुम्मा खान के भतीजे को कैंसर था और उसी के इलाज के लिए वो अल फलाह अस्पताल गए थे। जांच एजेंसियों के मुताबिक वहीं पर उनकी मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से हुई थी। इसके बाद उन दोनों से जुमा खान की अच्छी जान पहचान हो गई थी। दावा किया गया कि डॉक्टर मुजम्मिल कई बार उनके ऑफिस भी आया था। हालांकि जुलाई में जुमा खान के भतीजे की कैंसर से मौत हो गई थी। जुम्मा खान के भतीजे को कैंसर था और जुलाई महीने में उसकी मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में अल फलाह में वो इलाज के लिए गया था, जहां वो डॉक्टर मुजम्मिल से मिला। जांच एजेंसियों के सूत्रों ने बताया कि डॉक्टर मुजम्मिल ने जुम्मा खान से पहले दोस्ती बढ़ाई और फिर अपना मकसद पूरा करने के लिए उनके मकान को किराए पर लिया था। और चौंकाने वाली बात यह कि जांच के दौरान एनआईए को अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास डॉक्टर मुजम्मिल का चौथा ठिकाना में मिला। दावा किया गया कि वहां उसने कई दिनों तक विस्फोटक छिपा कर रखा था। और सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर मुजम्मिल का चौथा ठिकाना अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बना एक कमरा था। दावा किया गया कि उसने सबसे पहले उसी कमरे में करीब 12 दिन तक विस्फोटक छिपा रखा था। यूनिवर्सिटी के पास एक और कोठरी थी जहां पर विस्फोटक रखा गया था। वहां पर 12 दिन तक
खेतों में बनी एक कोठरी में विस्फोटक रखा गया था। सूत्र बताते हैं कि 12 दिन के बाद डॉक्टर मुजम्मिल ने चोरी होने या किसी को पता चलने के डर से फतेहपुर तगा गांव में मौजूद किराए पर लिए एक कमरे में विस्फोटक शिफ्ट कर दिया था। दावा किया गया कि उसी कमरे पर तैयार हुआ विस्फोटक दिल्ली ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया था। और इस सब के बीच दिल्ली में हुए बम धमाकों की जांच कर रही एजेंसियों को आतंकी मुजम्मिल और शाहीन के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिली। दावा किया गया कि मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड बताई जा रही शाहीन असल में उसकी पत्नी है और दोनों 2 साल पहले ही शादी कर चुके हैं। लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में ही डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी के साथ काम करती थी। डॉक्टर शाहीन को उस वक्त गिरफ्तार किया गया था जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों के आतंकी रैकेट से जुड़ी जानकारियां मिली थी। शुरुआत में डॉक्टर मुजम्मिल की करीबी होने की वजह से डॉक्टर शाहीन की तलाश की जा रही थी, लेकिन जब डॉक्टर शाहीन की कार से पुलिस को AK-47 राइफल मिली तो पुलिस ने शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया था। और उस वक्त डॉक्टर शाहीन को मुजम्मिल की गर्लफ्रेंड माना जा रहा था, लेकिन सामने आई जानकारी के मुताबिक मुजम्मिल और शाहीन की शादी साल 2023 में ही हो गई थी, लेकिन दोनों जानबूझकर अपना रिश्ता छिपाकर रखते थे। यानी दोनों ने किसी को भी ये कभी नहीं बताया कि वो पति पत्नी है। लखनऊ की रहने वाली शाहीन उम्र में मुजम्मिल से बड़ी है और डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी उसका तीसरा शौहर है। इससे पहले वो 2 शादियां और भी कर चुकी है। शाहीन का पहला पति मुंबई में रहता है जबकि दूसरा पति यूपी के कानपुर में डॉक्टर है, लेकिन खबरों के मुताबिक पिछले दोनों ही पतियों से शाहीन का तलाक हो चुका है, जबकि अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करने के दौरान ही शाहीन की दोस्ती मुजम्मिल से हो गई थी और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया था। खबरों के मुताबिक अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास की ही एक मस्जिद में दोनों का निकाह हुआ था और दोनों के निकाह में मेहर की रकम 5 से 6 हजार रखने पर सहमति बनी थी, जबकि उस वक्त डॉक्टर मुजम्मिल आतंकी संगठनों के साथ काम करना शुरू कर चुका था। जांच एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक 2021 में ही मुजम्मिल ने अंसार गजवतुल हिंद नाम के आतंकी संगठन के लिए काम करना शुरू कर दिया था, जबकि शाहीन का भी आतंकी संगठनों से कनेक्शन कई साल से माना जा रहा है। यही वजह रही कि दोनों के बीच अल फलाह यूनिवर्सिटी में सिर्फ दोस्ती ही नहीं हुई, बल्कि दोनों का मकसद एक होना भी दोनों के रिश्तों की बुनियाद बन गया। लेकिन जांच एजेंसियों की नजर डॉक्टर शाहीन के उन पैसों पर है जो उसने मुजम्मिल और उमर को दिए थे, जिनका इस्तेमाल खतरनाक केमिकल, हथियार और धमाकों में इस्तेमाल की जाने वाली गाड़ियां खरीदने में किया गया था। जानकारी के मुताबिक शाहीन ने आतंकी मुजम्मिल को 2023 में ही हथियार खरीदने के लिए करीब 6.5 लाख रुपए दिए थे। फिर 2024 में उमर उन नबी को फोर्ड इकोस्पोर्ट कार खरीदने के लिए 3 लाख रुपए दिए। इसके अलावा भी अलग अलग वक्त पर लाखों रुपए शाहीन ने मुजम्मिल और उमर को दिए। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक करीब 28 लाख रुपए शाहीन की तरफ से उमर और मुजम्मिल को दिए गए और माना जाता है कि ये पैसा डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल ने अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम देने के लिए खर्च किया। बल्कि जिस इकोस्पोर्ट गाड़ी को खरीदने के लिए डॉक्टर शाहीन ने पैसे दिए थे, वही इकोस्पोर्ट गाड़ी दिल्ली में हुए धमाकों के बाद फरीदाबाद से बरामद की गई थी और जांच एजेंसियों का मानना है कि उस इकोस्पोर्ट गाड़ी को भी धमाके के लिए इस्तेमाल किया जाना था। आतंकियों से बरामद हुई ब्रेजा कार भी शाहीन और मुजम्मिल ने ही खरीदी थी। इसीलिए माना जा रहा है कि जो पैसा डॉक्टर शाहीन के जरिए डॉक्टरों के टेरर मॉड्यूल तक